नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम भारत के बढ़ते कदम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश के सभी इलाकों में संतुलित विकास हो और सभी लोगों को विकास का पूरा लाभ मिल सके। आज़ादी के बाद से ये बात एक बड़े अपने आप में चुनौती बनी हुई है। आज़ादी के लगभग 7 दशक से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी देश के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां उतना विकास नहीं हुआ जितना अपेक्षित था। इसी गैप को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में देश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत जहां बीते 5 वर्षों में विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया गया है, तो वहीं ये आकांक्षी जिले अब बाकी जिलों के लिए विकास का एक उदाहरण बनते नजर आ रहे हैं। तो इस विशेष सीरीज में हम इन्हीं आकांक्षी जिलों की विकास यात्रा की कर रहे हैं पड़ताल। और सीरीज के आज के इस खास कार्यक्रम और इस अंक में हम असम के बारपेटा आकांक्षी जिले की विकास गाथा की दिखाएंगे। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। असम के बारपेटा जिले के जिलाधिकारी आयुष गर्ग जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। अशोक राय जी, जो कि डायरेक्टर रीजनल रिसोर्स सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का हम स्वागत करेंगे और आप दोनों से हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा की शुरुआत अपने मेहमानों से करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं बारपेटा जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कैसे तेज गति से विकास हुआ है, कैसे एक बदलाव की इबारत लिखी गई है। देखिए खास हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। असम के बारपेटा जिले को साल 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया था, जिसके तहत बारपेटा में पहले से चल रही केंद्र और राज्य की योजनाओं को तेजी से लागू करने का बड़ा काम शुरू हुआ। बीते करीब 5 वर्षों में बारपेटा ने विकास के पैमाने पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। जहां बारपेटा में ढांचागत विकास के नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं, तो वहीं सामाजिक आर्थिक योजनाओं का लाभ भी लोगों को तेजी से मिल रहा है। इन सभी प्रयासों का सीधा फायदा बारपेटा जिले के लोगों को मिल रहा है। पिछले 2 वर्षों में बारपेटा जिला में 1.5 लाख के करीब पीएम आवास योजना के अंतर्गत लोगों के घरों का निर्माण हुआ। पेयजल पिछले 2 साल में लगभग 1,80,000 घरों में हम लोग पहुंचा पाए। बिजलीकरण का लगभग हमारा 90% रेट है। और इसी प्रकार से अगर हम टॉयलेट की बात करें, हमारा पूरा ज़िला ODF ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। बुनियादी विकास पिछले 4 साल में पहले भी हो रहा था, लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के माध्यम से इसने एक अलग गति पकड़ी, क्योंकि ये रोज़ हर महीना दर महीना मॉनिटर हो रहा है। हमें पहले पानी नल या दमकल से खाना पड़ता था, लेकिन अब हमें इस पाइप से खाने को आ रहा है। ये हमें जल जीवन मिशन आपसे से मिला है। हमारी आमदनी बहुत कम है, हम कभी भी पक्का मकान नहीं बनवा पाते। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से एक पक्का घर मिल गया है। इसके लिए मुझे 3 किस्तों में पैसे मिले थे। अब मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। बारपेटा जिले में जहां लोगों को उनके हिस्से की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, तो हर गांव तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कृषि के मोर्चे पर बीते कुछ वर्षों में बारपेटा ने नए मुकाम हासिल किए हैं। तो उपज की सरकारी खरीद के बढ़ते आंकड़े ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ा रहे हैं। जिला प्रशासन मनरेगा के तहत भी विभिन्न प्रकार के स्थायी निर्माण कर रहा है, जिसका दोहरा फायदा हो रहा है। जहां मजदूरों को काम मिल रहा है, तो वहीं स्थायी निर्माण से स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। खरीफ मार्केटिंग सीजन में हम लोगों ने लगभग खरीफ और रबी मिला के 9600 टन की प्रोक्योरमेंट की। 20 करोड़ सीधा लाभार्थियों को उनके हाथ में मिला है। ये कैश डिपॉजिट रेशियो अगर आप पिछले 3 साल की हमारे ज़िला के बैंकों की देखेंगे, इसमें एक भारी इजाफा हुआ है। अगर लोगों के हाथ में पैसा है, उनके जनधन अकाउंट खुले हैं, तो वो जो पैसा आया है वो उन अकाउंट्स में जा रहा है। उसकी वजह से डिपॉजिट रेशियो बढ़ रहा है। आंचलिक बाजार में हम एनरा के अंदर एक गोडाउन बनाया है। वो गोडाउन का नाम है एग्रीकल्चर गोडाउन है। वो मेनली वो फार्मर के लिए स्टोरेज गोडाउन है हमारा। ये स्टोरेज होने से हमारा जो खेतियक लोग हैं पंचायत में, वो खेतियों का सामान जो है, जो एग्रीकल्चर में खेती करता है, वो खेती बात सब वहाँ पे स्टोर कर सकता है। तो 2000-3000 फार्मर वो गोडाउन में अभी बानपानी में फसल रखा था, तो वो खेतियों का अभी फिलहाल उपकृत है, तो वो फायदा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी बारपेटा जिले में तेजी से काम हुआ है, जिसकी वजह से जिले के लोगों के स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार दर्ज किया जा रहा है।
मैंने देखा था यहाँ पे थोड़ा बहुत होम डिलीवरी होता था। उसके बाद मैंने डिलीवरी करना स्टार्ट किया 2022 जनवरी। उसके बाद में यहाँ पे होम डिलीवरी होना बंद हो गया। होम डिलीवरी बंद होने के बाद यहाँ पे MDR CDR का केस बहुत कम हो गया और बच्चा लोग डिफरेंट डिजीज़ जो होता था वो भी बंद हो गया। मैं आज आयुष्मान कार्ड खनर विषय कहूँ। मेरे पति ब्लड कैंसर के मरीज हैं। हम बहुत गरीब लोग हैं। कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। हम इतना महंगा इलाज कराने में सक्षम नहीं थे, लेकिन हमारे पास आयुष्मान कार्ड है। इस कार्ड की मदद से मेरे पति का इलाज अब बहुत आसानी से हो गया है। हमें बड़े अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल रहा है। हमारे यहाँ पहले से कोई अस्पताल नहीं था। इस अस्पताल के बन जाने से यहाँ की जनता को बहुत लाभ हुआ है। अब हमारे गांव में घर पर कोई भी प्रसव नहीं होता है। सभी प्रसव सुरक्षित तरीके से अस्पताल में ही कराए जा रहे हैं। इससे मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। बीते करीब 5 वर्षों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बाद बारपेटा ने जिस तेजी के साथ बदलाव की कहानी लिखी है, वो आज देश के तमाम जिलों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आयुष गर्ग जी भी, इसके अलावा डॉक्टर अशोक राय भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों से हम चर्चा करते हैं। आयुष जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि हमने बारपेटा की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की। बदलाव के तमाम पैमाने हमने दिखाए, लेकिन इससे आगे बढ़ के कहीं ज़्यादा बदलाव बारपेटा में देखने को मिला है। किस तरीके से 4 से 5 वर्षों में एक बड़े बदलाव बारपेटा में दिखाई पड़े और क्या वो बड़े मानक और पैमाने हैं? आयुष जी, धन्यवाद अरेंद्र जी। सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जब से हमारा आकांक्षी जिला प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, पिछले 4 सालों में हमारे कॉम्पोजिट स्कोर का जो इजाफा है वो लगभग 33% के करीब हुआ है। जहां 2018 में हमें इसमें 40 के करीब अंक मिले थे, वहाँ आज की तारीख में हम इसमें 65 अंक के करीब हैं। इसका ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट है या उसका सरल शब्दों में क्या अर्थ है कि हम हर एक सेक्टर की अगर बात करना चाहें, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, इन सब में हम जो बेसिक हमारे सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, हर एक में एक भारी उछाल देख रहे हैं। मैं स्वास्थ्य की बात करूं, जो हमारे एक बुनियादी मानक होते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का हो, एंटीनेटल चेकअप्स का हो, दोनों में हम पा रहे हैं कि लगभग हमने 20% एब्सोल्यूट टर्म्स में गेन किया है। और एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का। जी, 2018 में हमारे यहाँ पे लगभग 65% के करीब ही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती थी। तो मतलब 35% डिलीवरी या प्रसव ऐसे थे जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल तौर पे घरों में या इनफॉर्मली हो रहे थे। और ये हमारे यहाँ पे बाल मृत्यु और मातृ मृत्यु का एक बड़ा कारण था। और आज हमें बताते हुए खुशी है कि आज की तारीख में ये नंबर 95% के करीब हो गया है। सो इट मीन्स 33 से गैप था, वो कम होके अब 5 है। और ये उस जिला में है जहाँ पे कि चौर एरिया जैसे हम बोलते हैं, माने रिवरिन आइलैंड, नदीय टापू जिसको कह सकते हैं, जिसका कि एक्सेस बहुत मुश्किल है, ये उस जिला में हो पाया है। इसी प्रकार से मैं हर एक सेक्टर में अगर उदाहरण देना चाहूँ, से शिक्षा का अगर मैं उदाहरण दूं, तो उसमें हम कह सकते हैं आज हम हर एक प्राइमरी स्कूल में, हमें कहते हुए भी गौरव है, सरकार की ही स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हुए हमारे हर एक स्कूल में पेयजल है, हर एक स्कूल में टॉयलेट है, हर एक स्कूल में बिजली है। और ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स अगर आप आज से 4 साल पहले मॉनिटर करेंगे तो लगभग 70 से 75% का आंकड़ा था। जी आयुष, ये जो सेक्टर वाइज आप जिक्र कर रहे हैं आंकड़ों का, हम तस्वीर भी दिखाएंगे तमाम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से। उससे पहले हम अशोक जी से भी एक रिएक्शन लेते हैं। अशोक जी, नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से अगर बात की जाए तो ज्योग्राफिकली थोड़ा सा टफ टेरेन वहां पे देखने को मिलता है। विकास कितनी बड़ी चुनौती रहा है अभी तक, और बीते 4-5 वर्षों में आकांक्षी जिला योजना के कार्यक्रम के माध्यम से क्या एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है? अशोक जी। नमस्कार, थैंक यू। हाँ, ये सही बोला आपने। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड द चैलेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, इसके बारे में बात करने के पहले वी हैव टू नो व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट। So as we all know that it comprises of 7 sister states plus a little brother younger brother state of Sikkim,
तो इसमें आप अगर देखोगे इसका 99% ऑफ द टोटल जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है विद बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार और नेपाल, और करीब 42 डिस्ट्रिक्ट्स आर हैविंग इंटरनेशनल बॉर्डर। और आपने बताया है ऑलरेडी ये टफ जियोग्राफिकल लोकेशन है, डिफिकल्ट टेरेन है, साथ में है वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ हिली और माउंटेनियस रीजन, forested areas, high rainfall causing landslide, frequent landslide, leading into stoppage of vehicle movement and presence of many numbers of ethnic groups. जी. Coupled with poor to near absence of all-weather roads. So ये सारी सब challenges in the northeast है. जी. लेकिन even then in the northeast during the last few years, पिछले कुछ कई सालों में हम लोगों ने बहुत सारी इनिशिएटिव देखा और जिसका लाभ आजकल हम लोगों को हो रहा है थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देन मिनिस्ट्री ऑफ डोनर का जो है, एंड ऑल्सो द नीति आयोग एंड 15th FC एंड PMA भीम, देन प्रधानमंत्री डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये सारी मिलके आजकल बहुत अच्छा हो रहा है। एंड डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान जो है ये चलता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है HR का, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है जी, एंड टेक्निकल कैपेसिटी, लेकिन उम्मीद है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज जी स्वास्थ्य जो है, हेल्थ इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन हेल्थ, इट्स ए कन्वर्जेंस एक्टिविटी। बिल्कुल, ये अपने आप में लगातार जो आंकड़े हैं उसका भी हम जिक्र करते हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच में कुछ आंकड़े दिखाने की कोशिश करते हैं वीडियो वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से कि कैसे बारपेटा में एक बदलाव की कहानी लिखी गई है। आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर कैसे इन बदलावों को लिखा गया है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम जो सामाजिक आर्थिक पैमाने होते हैं उसके आधार पर कैसे बदलाव हुआ है, हम इन तमाम पैमानों में बारपेटा ने पिछले 4-5 वर्षों में क्या बदलाव किया है, हम उसका जिक्र वीडियो वॉल पे उन आंकड़ों के माध्यम से दिखाने गए आपको कि आखिर कैसे बीते 4-5 वर्षों में आकांक्षी जिला योजना के माध्यम से ये बदलाव को जमीन पर उतारा गया है। और इन बदलाव के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर किस तरीके से सोशल सेक्टर हो, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, इन सब चीज़ों में एक बड़ा बदलाव को लाकर दिखाया गया। और किस प्रकार से ये आंकड़े अपने आप में गवाही देते हैं उसका भी हम जिक्र करते हैं, क्योंकि आकांक्षी जिला बारपेटा की अगर बात की जाए तो कनेक्टिविटी एक बड़ा मसला और एक समस्या रहा करती थी, लेकिन उस लिहाज से बहुत कुछ काम हुआ है। ऑल वेदर रोड से जो तमाम बस्तियां, गांव, इलाके हैं, अगर उसको जोड़ने की बात की जाए तो 2018 में ये 79% था, यानी कि 80% से कम था, लेकिन आज 2023 में ये 95% से ज़्यादा हो गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से आगे कदम बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किस प्रकार से सड़कें बनी हैं जो तमाम स्वीकृत हुई थी, 2018 में वो 65% थी, और अभी के लिहाज से अगर बात की जाए तो 96% से ज़्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इसी तरीके से अगर हम बात करें निजी शौचालयों से युक्त घरों की तो ये 100%, क्योंकि बारपेटा ODF घोषित हो चुका है, खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित हो चुका है, यानी कि बहुत तेज गति से इस दिशा में भी काम किया गया। अगले हम तथ्य की ओर अगर तेजी से आगे बढ़े तो हम बता सकते हैं कि कैसे प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं की कम से कम 4 जांच अनिवार्य तौर पे या उससे ज़्यादा भी जांचें होने का एक पैमाना तय किया गया। उसके तहत जो आंकड़ा 2018 में 86% था, 2023 में बढ़कर 93% से ज़्यादा हो गया, और ये लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव की बात की जाए, जिसका जिक्र आयुष गर्ग जी भी अभी कर रहे थे, वो अपने आप में 2018 में 81% था, अभी ये 97% के आसपास पहुंच गया, और जल्द ही ये 100% करने की कोशिश की जा रही। इसी तरह पीने के पानी की व्यवस्था के साथ स्कूलों की संख्या की बात की जाए तो ये आज की तारीख में 100% हो गई, 2018 में ये 85% के आसपास था। इसी प्रकार से अगले तथ्य की अगर हम बात करें तो बिजली व्यवस्था के साथ स्कूलों में कितने स्कूल संख्या ऐसी है, तो उसमें 2018 में ये आंकड़ा 86% के आसपास था, लेकिन आज ये आंकड़ा 100% हो गया, यानी कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष तौर पर ढांचागत व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया है। छात्र शिक्षक का अनुपात के जो तय मानक हैं उसके आधार पर ये 2018 तक आंकड़ा महज 26% था, यानी कि महज 26% स्कूल ही इसको अनुपालन कर पाते, लेकिन आज ये आंकड़ा 2023 में बारपेटा जिले में 100% से
को पार कर गया, यानी कि पूरा आंकड़ा उसको किया जा रहा है। इसी प्रकार से जनधन बैंक खातों में अगर बात की जाए तो प्रति लाख कितने बैंक अकाउंट हुआ करते थे, ये 2018 में लगभग 46,000 के आसपास था। 2023 में ये लगभग 96,000 के आसपास पहुंच गया, यानी कि प्रति लाख आबादी पे 100% तक पहुंचने का आंकड़ा कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीज केंद्रों की बात की जाए जहां से बेहतर बीज किसानों को मिल सकते हैं, वो संख्या महज 95 थी 2018 में, लेकिन अब ये बढ़ के लगभग 12,000 के आसपास हो गई, यानी कि इसका तंत्र विकसित हुआ है और किसानों को इसको सीधा तौर पे फायदा मिल रहा है। धान की सरकारी खरीद की बात की जाए तो 2022 में ये लगभग 6600 मीट्रिक टन थी, जो कि अब बढ़कर 10,000 मीट्रिक टन के आसपास पहुंच गई। इसके एवज में 20 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भी पहुंचे हैं, बल्कि उससे ज्यादा आंकड़ा एक तरीके से पहुंचा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे तमाम योजनाओं को जमीन पर उतार कर बदलाव की कहानी को लिखा जा रहा है। धान की सरकारी खरीद का हमने जिक्र कर ही लिया, इसके अलावा हम अन्य तथ्यों को जल्दी से दिखा सकें आपको, क्योंकि किस तरीके से बदलाव लिखा जा रहा है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें बारपेटा में, तो ये आंकड़े अपने आप में इस बात को दिखाने की साफ तौर से कोशिश करते हैं कि 2018 से लेकर 2023 तक बदलाव कैसे हुए हैं। धान की सरकारी खरीद का जिक्र हम कर चुके हैं, इसके अलावा हम जल्दी से अगले पॉइंट्स की ओर अगर आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा अपने मेहमानों की तरफ आगे बढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से बदलाव लिखा जा रहा है। तो हम तमाम अन्य भी जो बदलाव है उसका जिक्र भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अकाउंट्स होते हैं आकांक्षी जिला, इसका हम जिक्र कर रहे थे। फसल बीमा योजना के तहत जो रकबा कवर किया गया है 2018 और 2023 का आप साफ तौर से अंतर देख सकते हैं। खरीफ में जो 6% था वो बढ़कर 23% हो गया है, रबी में जो 4% था वो बढ़कर 15% हो गया है। यानी कि लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ के किसानों को संबल प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से हम अन्य अगर आंकड़ों को भी देखें तो उससे भी बदलाव की कहानी साफ तौर से दिखाई पड़ती है। सामाजिक योजनाओं में प्रति लाख नामांकन की अगर जिक्र की जाए तो ये तमाम योजनाएं 2018 में क्या आंकड़े थे, 2023 तक आंकड़े किस तरह से बढ़ गए हैं, तो ये दिखाता है कि लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन भी लगातार तेज गति से बढ़ रहा है। अगले स्लाइड पे हम जाते हैं और जल्दी से बताते हैं कि आखिर क्या और बड़ी चीजें हुई हैं। सबसे बड़ा एक आधार का एक नंबर और उसके माध्यम से पारदर्शिता को लागू करने के लिहाज से भी मनरेगा के श्रमिकों की संख्या 87%, तो वहीं खाद्यान्न लाभार्थियों की संख्या 99% के आसपास पहुंच गई है। ये कोशिश है लगातार इस बात को ध्यान रखने की कि कैसे बदलाव की एक बड़ी कहानी लिखी जा रही है। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए, उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आयुष गर्ग जी हैं जो कि जिलाधिकारी हैं बारपेटा असम के, इसके अलावा डॉक्टर अशोक राय डायरेक्टर हैं NRRCNE गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष जी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत जरूरी है, इस बदलाव को जब आप जमीन पर लेकर आए होंगे तो किस प्रकार के चैलेंजेस थे उसका आपने जिक्र किया, लेकिन कैसे इन बदलाव के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास के बुनियाद में एक बड़े बदलाव को लिखा गया है जिसके माध्यम से अब लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। क्या वो बड़ा बदलाव आम लोगों की जिंदगी में आया है? जी, इसके विषय में ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो हार्ड इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हेल्थ के मैंने अभी कुछ उदाहरण दिए थे, उनसे होता ये है कि केवल उन इंडिकेटर्स पे नहीं बट उससे एफिलिएटेड और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हेल्थ में अगर हम बच्चों का पहले 6 वर्ष का विकास देखें और उसमें अगर हम बदलाव कर पाए तो उससे ऑटोमेटिकली उनके एजुकेशनल आउटकम्स में एक बदलाव देखा जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक मल्टी सेक्टोरल इम्पैक्ट निकल के आए। उसी तरह से मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा हमारे PM जनधन योजना और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम का। आपने अभी जैसा स्क्रीन पे दिखाया कुछ आंकड़े थे, हमारा PM जन आरोग्य योजना में लगभग 82% कवरेज हो चुकी है। सो उसका सीधे शब्दों में अर्थ क्या है कि 82% जनता हमारी ऐसी है जिसके पास 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज का कवर है, और वो किसी सरकारी अस्पताल में नहीं, वो जिस भी अस्पताल में चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पे भी 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में ले सकते हैं। तो उससे होता ये है कि एक परिवार की जिसको कहते हैं शॉक अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कि कोई आपदा झेल लेने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इसी तरह से मैं एजुकेशन की अगर एक बात करूं, एजुकेशन से लिंक जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और एज ए जनरल गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो हम आजकल चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पे रोकथाम की कोशिश कर रहे हैं जी। जैसे हम देखते हैं कि एजुकेशन के इंडिकेटर्स व पैरामीटर्स थोड़े ऊपर जाते हैं, वैसे ही हमें उस इशू से टैकल करने में अपने आप ही सुविधा होती है। तो डंडे के बल पे ना जाके वो खुद से ही जब लोगों में जागरूकता आएगी तो मसला खुद ब खुद हल होने की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा जो एक लार्जर इम्पैक्ट है, नॉट जस्ट आंकड़े एक पिक्चर देते हैं जो बताते हैं कि क्या क्या
किन किन मानकों पे हमने वृद्धि की है जी। लेकिन जैसा आपने बताया, एक लार्जर इम्पैक्ट जो है, जो जिला में रहता है, वो उसको महसूस होता है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत से पैमानों को हम आंकड़ों में दर्शा ही नहीं सकते कि बदलाव की कहानी आखिर किन आंकड़ों में दर्ज की गई है। डॉक्टर अशोक राय जी, आप किस तरह से देखते हैं कि केंद्र के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से और नीति आयोग के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करना और ये प्रोत्साहन देना कि आप इस योजना में और कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये तमाम उन जिलों के लिए किस प्रकार से लाभदायक साबित हुआ है जो बीते समय विकास में थोड़ा पीछे रह गए थे, अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से तेज गति से विकास कर रहे हैं? अशोक जी। हाँ, ये आपने जो बताया अभी, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है, जब हम लोग रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो है 2020-21 का उसके साथ कंपेयर करें तो स्पेशली फॉर बॉरपेटा जिला एंड अदर डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, इसमें बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है जो हेल्थ इंडिकेटर्स है। और इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है जो हमारा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ये नियरली 95% of the sub centers and the primary health centers have been converted into Ayushman Bharat Health and Wellness Center. जो ये it's a shift from illness to wellness activities. Continuum of care मिल रहा है round the clock, and ये जो हमारा हेल्थ सर्विस जो है, इसमें I must congratulate the district administration जी, as well as Niti Aayog and all the departments, all the ministries for taking this healthcare delivery service to the people's doorstep. ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको पहले बार पिछले भी बोला था कि ये नीति आयोग जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चलाया है, इसमें उत्साहित होके बाकी जो मिनिस्ट्रीज है वो सारी बहुत डिलीवरी दे रहा है, बहुत इनपुट दे रहा है। और साथ में नेशनल हेल्थ मिशन भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए एडिशनल 30% का फाइनेंशियल पैकेज दे रहा है, जो वेटेज दे रहा है जी, उसमें बहुत इम्प्रूव हो रहा है। एंड इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, इट्स नॉट ओनली हेल्थ डिपार्टमेंट का एफर्ट है, इट्स एज ए होल पूरा जो डेवलपमेंटल सेक्टर है हमारा डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में जी, ये बहुत अच्छा एक प्रयास है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं सर वो टीम एफर्ट्स है, और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि टीम इंडिया का जिक्र करते हैं, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से कैसे तेज गति से आगे विकास आम लोगों तक पहुंचे, वो कहीं ना कहीं मूल मंत्र में रहता है। आयुष जी, क्योंकि जब आप बदलाव को जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं तो पहले से चली आ रही परंपरागत व्यवस्थाओं को थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। सरकारी मशीनरी को एक्टिव करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या अलग प्रयास आपने किए, और लोगों को योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया? क्योंकि वो सबसे यूनिक प्रयास होता है जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनको मोटिवेट करते नजर आते हैं, क्योंकि जो आप बात बताएंगे वो बाकी लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी। आयुष जी। जी, इसमें मैं दो बातें रखना चाहूंगा। एक तो ये है कि कोई भी स्कीम हो, कोई भी सरकार की योजना हो, वो सक्सेसफुल तभी होगी जब लाभार्थी खुद उससे हमारे साथ जुड़ना चाहेगा। तो अभी फिर से मैं जन आरोग्य योजना का एक उदाहरण लेना चाहूँगा। अब से 6 महीने पहले तक जो मैंने नंबर आपको 82% बताया है, वो लगभग सिर्फ 22% के करीब था। तो 60% लोग, माने लगभग 6 लाख के करीब लोग हम लोग सिर्फ पिछले 6 महीने में जोड़ पाए हैं। वो क्यों हुआ है? वो सिर्फ सरकारी मशीनरी के थ्रू तो पॉसिबल नहीं हो पाया है। उसमें एक आम नागरिक में जब जागरूकता आई है और कुछ लोगों को जब क्लेम मिला और उस क्लेम का प्रचार प्रसार हुआ कि वाकई ये कार्ड बनवाने से ये फायदा है कि आपका माने हक के तहत इलाज हो रहा है, तो अपने आप वो लोगों में एक डिमांड जनरेट होगी। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि कोई भी स्कीम तभी सक्सेसफुल होगी जब वो जन आंदोलन का रूप लेगी। तो मैं समझता हूँ कि जहां पे भी आपको इन स्कीम्स को कनेक्ट करवाना है, वहां पे आप पब्लिक के बीच में जाइए, उसको जनता को उसका एक हिस्सा बनाइए, तभी वो स्कीम सक्सेसफुल होगी। और जो हमारे परंपरागत स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें जस्ट एक इस बात की जागरूकता की आवश्यकता है, बिकॉज हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स बहुत नंबर बेस्ड नहीं है, थोड़ा क्वालिटेटिवली चलता है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब आप आते हैं तो जब आप आंकड़े देखते हैं
और अपनी टीम को उन आंकड़ों की समझ देते हैं कि इस नंबर का मतलब क्या है या इससे अल्टीमेटली हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो महीने के अंत में हमारा असम सरकार का एक अपना सीएम डैशबोर्ड भी है, उसमें भी इसी प्रकार से कुछ नंबर हम देते हैं। उसमें हर एक डिपार्टमेंट को अगर ये रुचि हो कि महीने के एंड में वो हमसे खुद आके पूछें कि इस बार हमारा रैंक कैसा रहा है या इस बार हमारी कंपैरेटिव असेसमेंट कैसे रही है, तो वो आप एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से थोड़ा अपने आप ही बाहर आ जाते हैं और हमारा यहाँ यही एक्सपीरियंस रहा है। जी अशोक जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा, छोटा सा जवाब से चाहेंगे, क्योंकि एक वक्त था कि जो विकास में पिछड़े जिले हुआ करते थे वहाँ पहले अधिकारी जाना कई बार पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब इस प्रकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के माध्यम से तस्वीर बदली है, लोगों का रुझान बदला है, लोगों की सोच बदली। किस तरह से आप देखते हैं इसको? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि दिस इज इसमें मैं बरपेटा जिला का तो एग्जांपल नहीं दूंगा। आज के दिन में भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जहां डीएम साहब का क्वार्टर नहीं है, सीएमओ साहब का क्वार्टर पिछले 6 साल से बन रहे हैं। सो दिस इज एन एरिया, आई थिंक इट इज ए कॉन्ट्रा एक्टिविटी अंडर दिस एस्पिरेशनल प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो समथिंग टू बी डन फ्रॉम द, अदरवाइज जो डिस्ट्रिक्ट हेड है उसका ही रहने का जगह नहीं है, तो एमिनिटीज नहीं मिलते हैं, तो वो लोग रह के काम कैसे करेंगे। लेकिन सिचुएशन बहुत इंप्रूव हुआ है विदाउट एनी डाउट, एंड आगे भी हम लोग उम्मीद रखते हैं दीज आर द छोटा मोटा चीज जो स्टेट में प्रायोरिटी दिया जाए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं, क्योंकि सर वक्त खत्म हो रहा है। एक फाइनल कमेंट आयुष जी आपसे, क्योंकि बारपेटा को आप एक मुकाम से एक बड़े ऊंचे मुकाम तक लेकर गए हैं विकास के परिवर्तन के आंकड़ों के आधार पर, नया टारगेट क्या और कब तक उसकी आप हासिल करेंगे? छोटा सा जवाब। देखिए, मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही होगा कि एक्चुअली आप किसी भी सरकारी अगर योजना को देखें, हमारे पास ऑलमोस्ट हर समस्या के लिए, सोशल हो या इकोनॉमिक हो, ऑलरेडी सरकार का सोचा हुआ एक ना एक प्रोग्राम है। तो रादर देन प्रेजेंटिंग एनी न्यू मॉडल, कोई भी एक नया मॉडल पेश करने के बजाय हमारा प्रयास तो यही रहता है कि हम एग्जिस्टिंग जो सरकार का दिशा निर्देश है, जो स्कीम की गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए अपना टारगेट अचीव कर लें। और अभी तक हम लोग जितने भी नंबर सो कॉल्ड अचीव कर पाए हैं, वो सब किसी ना किसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से ही हुए हैं। तो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि नो री इन्वेंटिंग द व्हील, कुछ नया हमें माने जिसको कहते हैं पुलिंग अ रैबिट आउट ऑफ द हैट, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपना रोजमर्रा का काम कीजिए, सरकारी निर्देशानुसार काम कीजिए, एंड बाय एंड लार्ज आपका टारगेट मीट होता है और चेंज दिखता है। और इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 10,000 टन हमने पैडी प्रोक्योर किया था, अगले साल इसको हम दुगना करने की दोबारा प्रयास करेंगे, उसकी एक स्ट्रैटेजी इन प्लेस है। बिल्कुल, जब साफ नियत से अगर बदलाव की कहानी की कोशिश, बदलने की कोशिश की जाती है, तो वो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और असम के बारपेटा जिले में भी वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आयुष गर्ग जी आपका, डॉक्टर अशोक रॉय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से लगातार देश के आकांक्षी जिलों की बदलती तस्वीर को हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल आज बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।